तो फिलहाल आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया यूनिट, नया टॉपिक, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आराम से रहें, जब लिखना होगा मैं बता दूंगा, कुछ सुनना सीखें थोड़ा सा। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में 3 सपोर्टिंग टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनका बाद के टॉपिक्स में यूज होगा। इसमें एक है कैलोरीमीटरी, एक है थर्मोमीटरी, एक है थर्मल एक्सपेंशन। ये 3 तो सपोर्टिंग टॉपिक है। चौथा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट, पांचवा थर्मोडायनामिक्स, छठा टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें 2 टॉपिक आपके केमिस्ट्री में सुने हुए से हैं, आपके सुने हुए से हैं, करे हुए नहीं हैं। एक तो आपने थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में सुना होगा और एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शायद स्टेट्स ऑफ मैटर में कहीं पढ़ा हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिखे हेडिंग कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री, जो कैलोरी है, कैलोरी टर्म यूज होता है हीट एनर्जी के लिए। एनर्जी का यूनिट वैसे एसआई यूनिट तो जूल है, पहले कैलोरी यूज होता था हीट एनर्जी के लिए। और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, तो कैलोरीमीट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ हीट। अब हीट का तो मेजरमेंट होता नहीं है, तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। तो कैलोरीमीट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। लिख लो, कैलोरीमीट्री के आगे डैश लगा के लिखो, मेजरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैलोरीमीट्री किस चीज पे बेस्ड है। तो कैलोरीमीट्री इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैलोरीमीट्री इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देख लिया। इसकी लैंग्वेज दूसरी होगी, नीचे लिखा दैट इज हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी। हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट टेकन बाय कोल्ड बॉडी। जैसे मान लिया हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स करेंगे, तो हम कहेंगे गर्म पानी ने जितनी हीट दी ठंडे पानी ने उतनी हीट ली। तो फंडामेंटली स्पीकिंग ये क्या है? फंडामेंटली स्पीकिंग इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो चेंज होगी नहीं। उसमें हुआ क्या, एक सब्सटेंस से एनर्जी दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, अब लिखना नहीं है कुछ, पहले देखो इधर को। कोई सब्सटेंस है, इसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो इस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या इस हीट की वजह से इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम आइस को गर्म करें तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है, वो पानी में की फॉर्म में मेल्ट होने लगता है। तो वहां क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट दें तो जरूरी नहीं है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए।
और जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दैट इज वाई स्टेट चेंज इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल नाम सुना हुआ लगा? बताओ क्या होता है आइसोथर्मल? चेंज नहीं होता। ठीक, बर्फ को अगर हम गर्म करना शुरू करें, ये तो पता ना, आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है। जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर 0 ही बना रहेगा। 0 से टेम्परेचर तब बढ़ना शुरू होगा जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। ऐसे ही पानी को गर्म करें 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो बॉयल करने लगेगा। उसके बाद जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो उससे ऐसा नहीं कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में। जब पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो स्टेट चेंज जब होती है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज जब होता है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, और जब स्टेट चेंज होता है तो हम फार्मूला लगाते हैं Q इक्वल्स टू ML। दिस C इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे शॉर्ट में स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, लेकिन नाम इसका पूरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जो यहां L है इसे कहते हैं लेटेंट हीट। M तो ऑब्वियस है, मास है। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की वैल्यूज गिवन होंगी, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, यूनिट इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लिख दिया कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब मास आपको ग्राम में लेना है। एनर्जी जो हीट आएगी वो कैलोरी में आएगी, और टेम्परेचर जो लेना है वो डिग्री सेल्सियस में लेना है। इतना आपको पता है ना, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। 4.18 होता है, जैसे 4.2 ले लेते हैं। सुना हुआ लग रहा और नहीं लग रहा? क्या लग रहा बताओ? 1 कैलोरी इक्वल्स टू, पता नहीं सर, अभी सर ने नहीं बताया, किसने बताया? अभी मैं कहानी सुना रहा था यहाँ पे। कितनी वैल्यू बताई 1 कैलोरी इक्वल्स टू? यार बड़ा खतरनाक आदमी है यार तो। कितनी? ये 4.2 क्या मैंने घर का पता बताया था क्या? 4.18 होती है, इसे 4.2 ले लेते हैं। अब मान लिया इसे जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है आपको? 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये बन गया 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, मान लिया आप MKS सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, यानी मास आप किलोग्राम में ले रहे हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है? 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने बता दिया, एक वैल्यू पता हो, बाकी को कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाकी कन्वर्ट तुम्हें अपने आप करनी है। तो देखो इधर को, C फॉर आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आगे के 2 कन्वर्जन अपने आप हो जाएंगे। 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। C फॉर स्टीम 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आगे के 2 कन्वर्जन हो जाएंगे, कन्वर्जन। चलो जी आगे देखो, लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन ऑफ आइस, पानी के केस में दो लेटेंट हीट होंगी, आइस से वाटर बनना, वाटर से वेपर बनना, स्टीम बनना। ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला हो जाएगा जूल पर ग्राम और अगला हो जाएगा जूल पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, कम से कम इतनी तो याद होनी चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यू गिवन होगी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। ये सी है, स्मॉल सी है, एक कैपिटल सी भी यूज़ करूँगा तो देखने में आपको कैपिटल सी लग रहा हो भले ही, लेकिन ये स्मॉल सी है। स्मॉल सी का नाम क्या बताया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नॉर्मली इसे हम स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि 11th लेवल पर नहीं पूछा जाता, कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, इट्स टेम्परेचर। एक ऑप्शन है मस्ट इंक्रीज और दूसरा है मे इंक्रीज। आंसर क्या हुआ इसका? मे इंक्रीज। और इसी में अगर कह दे हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस बट नो स्टेट चेंज, इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। समझ गए? तो अगर हीट हम दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को तो टेम्परेचर तभी चेंज होगा अगर क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही? स्टेट। वरना जब तक स्टेट चेंज होती रहेगी तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कोई किसी तरह का कंफ्यूजन? आप लिख लो इसे, बीच बीच में लिखने की जरूरत नहीं, जब समझाते हैं तो देखो उसके बाद लिखो। 2 मिनट देते हैं लिखने के लिए। ये जो जगह छोड़ रखी है इसे बाद में फिल करना है तुम्हें खुद।
देख लिया? ज्यादा अच्छा है समझ में तब आएगा जब इस पे क्वेश्चन करे जाएंगे। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन मैं इस पे करवा रहा हूं जिससे बड़ा क्वेश्चन होता नहीं। लिखा क्वेश्चन, कैलकुलेट amount of heat required to convert 50 gram ice at -30 degree Celsius into steam of 250 degree Celsius. स्टीम ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। कैसे? हमारे पास क्या है, कितने ग्राम आइस है? 50 ग्राम आइस एट -30 डिग्री सेल्सियस। अब इतना आपको पता है कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, तो अभी इसे गर्म करोगे तो मेल्ट नहीं करने लगेगा। मेल्ट कितने पे करेगा? 0 पे। तो पहले हम हीट देंगे तो ये कन्वर्ट होगा 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? अब तुम हीट दोगे तो आइस मेल्ट करने लगेगा, और आइस मेल्ट करेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर तभी चेंज होगा जब आइस पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद। अब ये बनेगा 50 ग्राम वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। पूरा बर्फ पिघल गया। अब इसे फर्दर हीट सप्लाई की तो मैक्सिमम टेम्परेचर वाटर का हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस। 50 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी का टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब जब गर्म करोगे तो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब स्टेट बदलेगी, और किस में जाएगा? स्टीम में। $50 ग्राम स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। जब पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और हमें कहां तक लेके जाना है? 250। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सिस्टमैटिक काम करोगे तो इसे इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधे करते चले जाओगे। लेकिन शुरुआत में सीधे लिखने की कोशिश करोगे तो ये भी भूल जाओगे। अब हमें ये देखना कि कहां लगेगा mc डेल्टा टी और कहां लगेगा ml। तो mc डेल्टा टी वहां लगेगा जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा, और ml वहां लगेगा जहां स्टेट चेंज हो रही। तो देखो यहां टेम्परेचर चेंज है, ठीक, -30 से 0। यहां स्टेट चेंज है, फिर यहां टेम्परेचर चेंज, यहां स्टेट चेंज, फिर यहां टेम्परेचर चेंज। जहां टेम्परेचर चेंज वहां हमने कहा है mc डेल्टा टी, और जहां स्टेट चेंज वहां ml।
ठीक भाई, हर स्टेट की अलग स्पेसिफिक हीट है और हर प्रोसेस की अलग से लेटेंट हीट है। ये कौन सी स्टेट है? आइस, M50, C लिखवाया है 0.5, डेल्टा T आपको दिख रहा है 30, $750 कैलोरी, ठीक है। ML, अब ये क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ आइस, ML80, 4000 कैलोरी। क्या चेंज हो रहा? टेम्परेचर। स्टेट क्या है? वाटर, MC डेल्टा T, 5000 कैलोरी। यहां क्या चेंज हो रहा है? स्टेट हो क्या रहा है? वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, उसकी लेटेंट हीट बताइए। 540, 50 इंटू 540, 27,000 कैलोरी, ठीक है। यहां क्या चेंज हो रहा? टेम्परेचर, MC डेल्टा T 150, थ्री 525 कैलोरी, ठीक। टोटल हीट चाहिए, सारी हीट को ऐड कर दो। इससे बड़ा क्वेश्चन इसमें पॉसिबल नहीं होता। हम सारी स्टेट दिखा दी हमने। सॉलिड में टेम्परेचर चेंज, फिर स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज। कोई दिक्कत आई समय? अब इसी को हम ग्राफ पे दिखाना चाहते हैं, इसी चीज को ग्राफ पे शो करना चाहते हैं। इधर तो हम प्लॉट करेंगे कि हमने कितनी हीट सप्लाई की, इधर हम प्लॉट करेंगे कितना टेम्परेचर हो गया। अब जरा देखें, टेम्परेचर का चेंज आया है -30 से 0। ये टेम्परेचर -30 से कहां तक पहुंचा? 0 तक। इसमें हीट कितनी देनी पड़ी हमें? 750, ठीक। Q1 लिख देता हूं। ग्राफ खींच रहा हूं, ये तो पर्टिकुलर वैल्यूज है, मैं जनरल ग्राफ खींच रहा, ठीक। अब क्या हुआ कि 4000 कैलोरी हीट हम और दी, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। इससे तो टेम्परेचर चेंज हुआ, -30 से कहां पहुंचा? 0। लेकिन ये 4000 कैलोरी हीट हमने और दे दी, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर वही बना हुआ है। अब हीट हम कितनी दे चुके? Q1 प्लस Q2, तो टोटल प्लॉट होगा ना। इसे हमने नाम दिया Q1, इसे नाम दिया Q2। तो अब हीट कितनी हम टोटल सप्लाई कर चुके हैं? 4750। अब क्या हुआ? 5000 हीट हमने और दे दी, और टेम्परेचर 0 से कहां पहुंचा? 100। ठीक। अब हमने हीट 2700 कैलोरी और दे दी। यहां हीट हो गई हमारी Q1 प्लस Q2 प्लस
Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, लेकिन टेम्परेचर 100 ही बना रहा। हमने हीट और दी, और टेम्परेचर पहुंच गया इसका 250। आप देखेंगे एक क्वेश्चन से मैं तुम्हारा 11th नीट और IIT सारा कवर कर रहा हूं। ग्राफ समझ में आ गया? अब हीट कितनी हो गई? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। वो तो वैल्यू लिखनी होगी तो ऐड कर करके लिख दोगे। अब इस ग्राफ के डिफरेंट पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो देखो जी, ये तो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट। ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेपर या गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूजन को। ये वाला वेपोराइजेशन को। अब ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वो कहेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताओ, तो तुम्हें क्या करना, पहले तो पहचानना वेपोराइजेशन का कौन सा है, उसके दो एंड देखने हैं। ठीक, जैसे मान लिया यहाँ लिखा है 2000, यहाँ लिखा है 5000, तो डिफरेंस कितना हो गया? 3000। इसके बाद लगा देंगे 3000 इक्वल्स टू ml, एल निकल जाएगा। इसी ग्राफ में कुछ चीजें और बताते हैं, पहले आप इतना लिख लें। हाँ पूछो। बेटे ग्राफ नहीं बना होगा तो सवाल क्या हवा में पूछेगा वो? या तो रुक जाओ, या तो ये क्वेश्चन दिया होगा उसका ग्राफ तुमसे बनवाएगा, या ग्राफ गिवन होगा इनमें से कोई चीज पूछ लेगा।
लग गया। एक दो चीज़ें ग्राफ में और बतानी है, फिर डेफिनेशंस लिखाते हैं। एक टर्म यूज होता है स्लोप। स्लोप कहते हैं टेन थीटा को, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लिया एंगल है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। तो अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप किसे कहते हैं हम? टेन थीटा को। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, और बेस क्या है? हीट। हालांकि परपेंडिकुलर पर टेम्परेचर लिखा, वो टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर है। और यहां क्या है? हीट। हीट का फॉर्मूला क्या है? mc डेल्टा टी। या क्या? 1/mc। तो स्लोप की बात करें, यानी टेन थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है? 1/mc को। तो इसे अगर हम उल्टा कर दें, कॉट थीटा, तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? mc को। ठीक। इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं समझ में आ जाए तो बता देना। आराम से देखो, समझ में आ जाए बता देना। रेशो निकालना है तो m तो कैंसिल हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। और अगर इसी में हम लिख दें कॉट थीटा 1 रेशो कॉट थीटा 2 रेशो कॉट थीटा 3, तो हो जाएगा C सॉलिड रेशो C लिक्विड रेशो C गैस या वेपर, जो कहना चाहो कहना। ठीक है भाई, कितना और लिखो। चलिए कुछ डेफिनेशंस लिखवाते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए आपको हम बता चुके हैं स्मॉल सी यूज होता है।
मैं बोर्ड पे इतना छोटा नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर रिकॉर्ड करना है। स्मॉल सी यूज होता है, जैसे शॉर्ट में हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो याद है इसकी डेफिनेशन हमने आपको पढ़ाया, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो C इक्वल्स टू Q इफ M इक्वल्स टू 1, डेल्टा T इक्वल्स टू 1। यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर M और डेल्टा T को हम 1 रख दें तो C और Q इक्वल आ जाएंगे। देखो इसे, लिखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity of a substance may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by unity। अब यूनिट मास और यूनिटी के साथ हमने कोई आपको यूनिट नहीं बोला, तो क्या होगा? अगर मास के साथ ग्राम लगा है और यहाँ डिग्री सेल्सियस लगा है तो यूनिट हो जाएगा ग्राम पर, वो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। केजी लगा है तो केजी हो जाएगा, तो इसे 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 केजी भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है। समझ गए बात? नेक्स्ट लिखा है मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। अब देखें जरा इधर, Q इक्वल्स टू, जरा देख लें, कुछ चीजें डिफरेंस होते हैं वो देखे जाते हैं। M की जगह आ गया है N, स्मॉल c की जगह कैपिटल C। N क्या है? N है, अरे केमिस्ट्री में पढ़ा है तुमने, नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए इसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम के लिए जितना चाहिए वो स्पेसिफिक हीट, और 1 मोल के लिए जितना चाहिए वो मोलर स्पेसिफिक हीट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आते हैं ना? तुमसे पूछ लूं, तुम अधूरा बताओगे फार्मूला उसका? बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ये केमिस्ट्री वाले को ढंग से नहीं पढ़ा सकते क्या? जिससे भी पूछो यही आंसर देते हैं। अरे गिवन मास नहीं, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर। पर मोलर मास कब से ग्राम में होने लगा? ये कौन है भैया? मैं मोलर मास तो नंबर हुआ करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके साथ ग्राम लग जाएगा। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, हालांकि फालतू में कह दूंगा। अरे रहने दे बेटे, रुक जा, मान जा, बात को मान जा। मेरी ज़िंदगी इसी में बीत गई केमिस्ट्री वालों के दिए हुए ज्ञान को बदलने में। ये मोलर मास है, मोलर मास नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास होता है। और पूरा इसका नाम मॉलिक्यूलर मास भी नहीं, मॉलिक्यूलर मास नंबर है।
इससे भी पूछो गिवन मास, अब गिवन मास क्विंटल में दे देगा, क्विंटल में पुट कर लोगे कैसे? गिवन मास किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय जिसे आप लोग मोलर मास बोलते हैं, उसका सही नाम है मॉलिक्यूलर मास नंबर। एक नंबर होता है प्योर नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये प्योर नंबर है, इसका यूनिट नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन बनानी, तो डेफिनेशन तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी। m की जगह क्या आ गया? n। m की जगह n आ गया, बाकी तो डेफिनेशन वही है। लगो इतना, तो पता है बेटे, इससे पहले मैंने क्लास कब पढ़ाई थी? जनवरी में पढ़ाई थी। दस महीने होने को आ रहे हैं क्लास पढ़ाए हुए। आज मैं क्लास पढ़ाने से पहले सोच रहा था मैं क्लास पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, मैं भूल तो नहीं गया, तो इसलिए तुम लोग भी पढ़ लो, वरना तुम पढ़ना भूल जाओगे। लिख ले, लिखने का मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लें। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट may be defined as the amount of heat required, to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। हालांकि ये भी मैंने तुमसे बोल दिया, तुम्हारी समझ नहीं आया होगा। हमने कहा 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एक ही बात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ही बात है तो एक ही बात है। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारा, अरे कह तो रहे बेटे पहली बार 11th में आए हो, चैन से बैठो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से 1 केल्विन का मतलब होता है 274, ये तो होता ना 273 प्लस 1 274, यही तो मतलब होता है। यहाँ टेम्परेचर नहीं होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, और चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा चाहे केल्विन पे हो और चाहे सेल्सियस पे हो। हिम्मत रखो, आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कौन सा? थर्मोमीट्री, उसमें समझाएंगे कि टेम्परेचर अलग चीज़ है, टेम्परेचर में चेंज अलग चीज़ है। एक काम करो, समझ लो, वरना तुम्हारा दिमाग खराब होता रहेगा। देखो इधर को, जैसे हमने कहा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो चेंज कितना हुआ? चेंज बोलो, 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को केल्विन पे देखो, 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 283, बिल्कुल सही लिख लो, चलो जी, ठीक। 15 का मतलब हुआ 5, अब बताओ चेंज कितना हुआ? केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती है, तो टेम्परेचर अलग चीज होती है, चेंज इन टेम्परेचर अलग चीज होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 10 केल्विन, या हम कह रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस मीन्स 5 केल्विन। चेंज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस और चेंज ऑफ 5 केल्विन बोथ आर सेम। जो केल्विन और सेल्सियस स्केल होते हैं दे आर सेम स्केल्स, फर्क सिर्फ इतना है कि जब एक का 0 होता है तो दूसरे का 273.15 होता है। तो ये समझ में आ गया, टेम्परेचर अलग चीज होती है
और चेंज इन टेम्परेचर अलग चीज होती है। कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं? चलो फिर आगे देखो, रिलेशन क्या है, कैपिटल C इक्वल्स टू M इंटू स्मॉल c, लिख लो। कैपिटल C इक्वल्स टू M इंटू स्मॉल c। कैपिटल C क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट, स्मॉल c क्या है, स्पेसिफिक हीट, और M है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास नंबर जो बोला ना, इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास या मास नंबर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है, तुम बताओ। 16। ऑक्सीजन क्या होता है, O होता है, O/2 होता है, क्या होता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन किसे कहते हैं, O को या O2 को? पहले तो फैसला कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊं। तो कितना हुआ इसका? ये तो इतना तो पढ़ लिया जाता है भाई 10th क्लास तक, कि हाइड्रोजन H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। तो जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मोलर स्पेसिफिक हीट से 32 टाइम्स होगा। हाइड्रोजन का मोलर स्पेसिफिक हीट से डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। हाइड्रोजन का मतलब H2 है, नाइट्रोजन का मतलब N2 है, N2 का मतलब 28। तो रिलेशन समझ में आ गया। इसी में कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, शायद केमिस्ट्री में दिखाए गए हों आपको, देखा कि नहीं? चलो अब देखो, ये कहीं नहीं पढ़ा CPCV केमिस्ट्री में, क्रिटिकल प्रेशर। तो भाई सारा का सारा दिमाग भी ऑनलाइन हो गया क्या तुम लोगों का? देखो ऐसे क्रिटिकल प्रेशर, C से क्रिटिकल बना दिया, P से प्रेशर, फिर अगले में क्या बना हुआ, क्रिटिकल वॉल्यूम। देखो CP का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब इतनी चीज बताई तो 2 चीजें फिर और बता देता हूं इसी के साथ। ये पता है बड़ा कौन है इसमें CPCB में? साइज में बड़ा नहीं, वैल्यू में। बिल्कुल ही मामला साफ भाई, आराम से रहे एक मिनट, इधर देख, इधर को जरा। CP बड़ा होता है CV से, CP माइनस CV की वैल्यू R के बराबर होती। R तो सुना हुआ नाम है, गैस कांस्टेंट। PV इक्वल्स टू nRT में कोई R पढ़ा था क्या? हाँ वही वाला, वही वाला। और ये CP अपॉन CV को पॉइजन्स रेशो कहते हैं और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इतना पढ़ाया तो ये चीज और लिख लो जी। रोज जब लेक्चर रिकॉर्ड करते थे तो हम एज्यूम करते थे यहाँ कोई बैठा हुआ है, आज एज्यूम नहीं करना पड़ रहा। ऐसा कैसे हो सके, मतलब CP को क्रिटिकल प्रेशर पढ़ा दिया हो किसी ने? बड़ा कौन इसमें? CP। और कितना बड़ा? R की वैल्यू पता है बेटा? एक बड़ो के को बोलने दो। हाँ बोलो, कौन बोला? बोलो, यूनिट बताओ। बिना यूनिट के तो किसी वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। हम कहते हैं इस ब्लॉक का मास 5 है, ये 5 से कुछ पता तो नहीं चलेगा। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले कहा था ना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में फ़र्क है। केमिस्ट्री वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखवा दो, क्योंकि वहाँ यूनिट चलते नहीं हैं।
इसका यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेरिक, और लीटर एटमॉस्फेरिक यहाँ कोई जरूरत नहीं है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ यही लेक करता है कि ऑफलाइन में हम पूछ लेते हैं तो कुछ और भी ज्ञान मिल जाता है आपको। ज्ञान से तो आप भरे पड़े हैं, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि क्या पूछा जा रहा, क्या बताना है। अब लीटर एटमॉस्फेरिक यूनिट हमारे किसी काम का नहीं है। हम एमकेएस सिस्टम फॉलो करते हैं। हमारे लिए प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक नहीं होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का मतलब हमारे लिए मीटर क्यूब होता है। तो ये समझ में आ गई यहां तक बात? चलो एक दो डेफिनेशन और लिखते हैं। नेक्स्ट लिखें, लिखें क्या, चलो देख लें इधर को। फिलहाल अब तक हमारे पास क्यू के दो फार्मूले आ चुके हैं। एम सी डेल्टा टी और एन सी डेल्टा टी। ये जो इतना पार्ट है, इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो फॉर्मूला बन गया Q इक्वल्स टू एच डेल्टा टी। चाहे यहां से बनाओ चाहे यहां से बनाओ, Q इक्वल्स टू एच डेल्टा टी।